वी विल कंटिन्यू विद द इम्यूनोलॉजी। अभी हमने 2 लेक्चर्स में काफ़ी हद तक चैप्टर कवर कर लिया है। लास्ट मैंने आपको जल्दी में बताया था कि चाइल्ड बेयरिंग एज में नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में आपको पूछा जाता है टेटनस का, या फिर कोई भी आप एज ग्रुप देखते हैं जब आपको सिनेरियो मेंशन होता है कि कोई चोट वगैरह लगी है, टेटनस की वैक्सीन देनी है, ये एज है। अब आपने ये एज ग्रुप देखना है 15 to 45। इस एज ग्रुप में अगर आपको टेटनस का पूछा जाए और वो एज ग्रुप के लिहाज से आपने ये वाला टेबल एज इट इज़ बना देना है। फर्स्ट डोज बताई हुई है एनी टाइम, फिर 1 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ, 1 ईयर और उसके बाद बूस्टर ही लगती है। तो ये आपने याद रखना है। ऑरल और पैरेंट्रल का डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है इसमें, कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ ओपीवी इन पाकिस्तान। अब ये वैसे तो यही सारी बात हमने पिछले भी की है, लेकिन ये अब ख़ास उन्होंने ओपीवी के लिहाज से बता दिया है। इनमें थोड़ी हेडिंग्स इन्होंने बढ़ा दी हैं, जो हमने एक फॉल्टी टेक्निक के अंडर हमने सारा कुछ कह दिया था, यहाँ पे उसी में ज़्यादा हेडिंग्स है। बस आपने ये हेडिंग्स याद रखनी है। एक वैक्सीन से रिलेटेड है कि वैक्सीन ही नहीं सही बनी, चाइल्ड से रिलेटेड है कि उसको पहले बीमारी थी या इम्यूनो सप्रेसिव था तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, इम्यूनिटी उसमें डेवलप नहीं हुई। ये मदर का हो सकता है कि उसको एजुकेशन नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है कि वो नहीं उसने दिलाई एंटी ऑरल वैक्सीन, या फिर अगर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं ठीक, लगाने वाले का काम नहीं ठीक, या फिर इम्यूनाइजिंग स्टाफ का मसला है कि उसने वैक्सीन उसने लगा तो दी, चलो IM IV OPV की बात करें तो औरत उसने दे तो दी, लेकिन वो प्रॉपरली स्टोरेज उसने की ही नहीं जैसे उसको करनी चाहिए थी। वो उसका टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं था, तो उस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या फिर हेल्थ सेक्टर के लिहाज से कि वहाँ पे जो है नीड्स ही नहीं पूरी हो रही। हेल्थ सेक्टर में आती है, डिस्पेंसरी में आती है तो अवेलेबल होती है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी एक मतलब जहालत है वहाँ पे, वो लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ पे कोई वो बुरा समझा जाता है कि वैक्सीन ये कोई सही चीज़ नहीं है, नहीं लगवानी चाहिए एक्सेट्रा, जो भी लोगों की परसेप्शंस होती हैं। तो ओपीवी के फेलियर के लिहाज से उन्होंने सेम बात बताई हुई है, आपने इसको हेडिंग्स के अकॉर्डिंग लिख लेना है। फिर टाइम टेकन की अगर हम बात करें तो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, टाइफाइड का जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 वीक्स लगते हैं, इसी तरह BCG को लगते हैं 10 to 12 वीक्स, और जो मीज़ल्स हैं उसको लगते हैं 10 to 12 डेज़। अब आपको इस तरह से आता है कि कोई अभी BCG की वैक्सीन लगवा के आया है, 1 हफ़्ते पहले उसने लगवाई थी, तो अभी यहाँ पे बहुत एंडेमिक वो चल रहा है BCG का ही, तो क्या अब आप BCG का नहीं, सॉरी, ये इसका टेटनस का ही, तो आप क्या उसको मतलब क्वारंटाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब आपको पता है कि 10 to 12 वीक्स लगते हैं, उसने कहा कि मैंने 2 वीक्स पहले लगवाई है, तो क्या उसमें इम्यूनिटी होगी? नहीं होगी ना, तो आप उसको क्वारंटाइन करेंगे। फिर अगर सेम क्वेश्चन आपको मीज़ल्स के लिए आता है और यहाँ पे वो 2 वीक्स कह रहा है, तो ज़ाहिर बात है आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और पोलियो और DPT के तो 3rd डोज के बाद होती है, यानी इसका EPI स्केड्यूल है, उसमें जब हम इसकी 3rd डोज तक चले जाते हैं तब इसकी प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप होती है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, सॉरी फॉर दिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। अब आपने याद रखना है कि प्री एक्सपोजर में हमें आमतौर पे कौन सी देनी ज़रूरी होती है। अब ये पोस्ट एक्सपोजर और प्री एक्सपोजर दोनों में टेटनस और हेपेटाइटिस बी, ये प्री एक्सपोजर देनी भी ज़रूरी है, और टेटनस और हेपेटाइटिस बी पोस्ट एक्सपोजर भी देनी होती है, यानी ये दोनों EPI स्केड्यूल में भी प्रेजेंट है। अब ये प्री एक्सपोजर में एक हम रुबेला एक्स्ट्रा देते हैं और पोस्ट एक्सपोजर रेबीज़ देते हैं। जब तक आपको कोई वो कुत्ते ने नहीं काटा आप नहीं दे रहे, ये रेबीज़ की हम ऐसे नहीं दे देते, ठीक है। तो पोस्ट एक्सपोजर में ये आएंगी। अब कुछ स्केड्यूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका बहुत आता है, इसको अच्छी तरह देख लें। टेटनस में क्या हो रहा है कि अच्छा मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक है इसका EPI स्केड्यूल, अगर जो पूछते हैं वो बताना है। अगर आपको नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बताई गई है, या फिर आपको बताया गया है रिप्रोडक्टिव एज है, या 15 to 45 एज ग्रुप मैंशनड है, तब तो आपने वो पिछला वाला टेबल मेंशन करना है। अगर उसके अलावा कोई भी एज ग्रुप आपको दिया जाता है, या ये वैसे ये EPI स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही है, बिकॉज डे 1 पे ही ये शामिल होता है, फिर 6 to 12 वीक्स में है, फिर उसके अगेन 6 to 12 वीक्स के बाद है, और फिर आफ्टर 10 ईयर्स है। तो ये इसका आपने ये वाला वरना टेबल बनाना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। फिर आपने हेपेटाइटिस बी का देख लेना है। अगर हमें अच्छा, अब यहाँ हमने 2 केसेस डिस्कस किए, प्री एक्सपोजर और
पोस्ट एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर कुछ चीज़ों की वो देते हैं जो हमारी बहुत प्रेवलेंट होती हैं, तो हम चाहते हैं कि उसकी इम्यूनिटी पहले से ही डेवलप हो हमारे अंदर। तो यहाँ पे हमने प्री एक्सपोजर कहाँ कहाँ पे देनी है, आपने ये याद रखनी है। अगर HBsAg एंटीजन नेगेटिव है पर्सन, मीन्स कि इसका प्री एक्सपोजर है, ठीक है, या फिर अगर वो प्रीवियसली इन्फेक्ट हुआ था लेकिन अब उसके अंदर सफिशिएंट इम्यूनिटी फिर भी नहीं रही, तो ये एक्सपोजर से पहले है। फिर हाई रिस्क पीपल में देते हैं जैसे डॉक्टर्स वगैरह जिनका एक्सपोजर होता है। फिर हमने देखना है कि पोस्ट एक्सपोजर कौन से केसेस हैं जिसमें हमें देना ज़रूरी होता है। एक तो वो है कि बेबी बॉर्न टू मदर हु इज़ हेपेटाइटिस पॉजिटिव, तो उस बेबी में चांस ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी पोस्ट एक्सपोजर में आता है। उसके बाद आता है कोई एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गया है, कोई इंटरकोर्स की वजह से एक्सपोज हो रहा है हेपेटाइटिस बी को, और कि IV ड्रग अब्यूज़र्स तो हर चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं, तो इनमें हमने पोस्ट एक्सपोजर की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसका स्केड्यूल क्या होता है? अच्छा, इसका स्केड्यूल यहाँ हमारे पास 3 स्केड्यूल्स हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एज इट इज़ याद करना है। हमने देने हैं 3 स्केड्यूल्स, 0, 1 एंड 2 मंथ्स पे देते हैं। उसके बाद अगर हमने बूस्टर देना हो तो आफ्टर 1 ईयर दिया जाता है, या फिर 0, 1, 6 पे देंगे तो बूस्टर आफ्टर 5 ईयर्स, 0, 7 और 21 डेज़ यानी 1 महीने के अंदर अगर हम पूरा करें इसका भी बूस्टर आफ्टर 1 ईयर। ये 1 महीने में यहाँ पे 2 महीने तक पूरा हो रहा है तो 1 ईयर के बाद है, वही 6 मंथ तक पूरा हो रहा है तो इसमें 5 ईयर तक बूस्टर डोज हमने देनी है। इसकी डोज कितनी होती है? 20 माइक्रोग्राम होती है, 1 ml होती है, याद रखनी है। IM हमने देना होता है इसको, और ये 20 माइक्रोग्राम से हाफ डोज होती है बच्चों की, ठीक है। उसके बाद आता है रुबेला का। और ससेप्टेबल चिल्ड्रन और गर्ल्स एट द टाइम ऑफ लिविंग स्कूल और बिफोर मैरिज। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्री मैरिज भी यहाँ वैक्सीन प्रिस्क्राइब की गई हैं, आगे आएंगी, हम उनको देखेंगे, उसमें रुबेला शामिल है। बिकॉज आपको पता है कि रुबेला से रिलेटेड बहुत सारे कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू आइज़, तो इसीलिए इसका हम देते हैं। टॉर्चेस की स्क्रीनिंग होती है जो वो उस लिहाज से ये इस तरह रुबेला भी उसमें आता है। फिर इसकी डोज है 1/2 ml, पहले 1 ml हमने पढ़ी है, इसकी 1/2 ml है। ओनली एट 15 मंथ्स इसकी सिंगल डोज ही हम देते हैं रुबेला की, ठीक है। उसके बाद आता है अगर हम किसी इंडेमिक एरिया में जा रहे हैं जहाँ मलेरिया सपोज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? यहाँ पे 300 mg क्लोरोक्वीन हमने बताई है एडल्ट्स के लिए, बिगनिंग 2 वीक्स बिफोर डिपार्चर एंड फॉर 4 वीक्स आफ्टर लीविंग। यानी कि अगर आपने जाना है एक एरिया में, जाने से 2 हफ्ते पहले आपको लगाई जाती है वंस वीकली, यानी 2 वीक्स आपने दी है, इसका मतलब है यहाँ पे आई हैं 2 डोजेस, ठीक है। और इसके आने के बाद आपने देनी है 4 वीक्स तक, इसका मतलब है इसमें आ जाती हैं 4 डोजेस, ये आपने याद रखना है। उसके बाद चिल्ड्रन है तो इसमें हाफ दी अमाउंट हो जाती है 15 mg पर kg के लिहाज से हम देते हैं। फिर इसमें आती है कॉलरा की, अगर हम दें तो सिंगल IM इंजेक्शन से 6 मंथ तक इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, और येलो फीवर की सिंगल से 10 ईयर तक होती है, इसकी याद रखना है। 6 मंथ और 10 ईयर तक इनकी हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हेपेटाइटिस के लिए अगर हम देख लें, हेपेटाइटिस ए के लिए, पहले हमने बी के लिए देखा था, उसका तो 3 स्केड्यूल्स थे, और ए के लिए है कि अगर हमने ये इंडेमिक एरियाज़ के लिए सिर्फ है मलेरिया, कॉलरा, येलो फीवर और हेपेटाइटिस, ये रेकमेंडेड है। आपको नाम भी खाली पूछ सकते हैं, ये 4 नाम आपको आने चाहिए। हमने जिनकी बात करें यहाँ पे मलेरिया, कॉलरा जो रेकमेंडेड में आती है, ठीक है, सॉरी, मलेरिया, कॉलरा, येलो फीवर, ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा हेपेटाइटिस ए, ये 4 आपको न्यूमरेट करनी भी आ जाती हैं। तो लेस देन 3 वीक्स है तो 0.02 ml, और मोर देन 3 वीक्स है तो 0.06 ml पर kg IM हमने देनी है, ये भी, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी की भी IM थी। फिर ऑप्शनल जो है ना, ये आपसे पूछ लेते हैं, कॉलरा जो है ना, अच्छा ये ऑप्शनल में भी आ जाती है क्योंकि कुछ एरियाज़ में बहुत प्रेवलेंट है, वहाँ तो रिकमेंडेड में आएगी, लेकिन इसको हम ऑप्शनल में डाल देते हैं। फिर टाइफॉइड की ऑप्शनल में आती है, और पैरा टाइफॉइड की भी, ठीक है। अब मलेरिया, येलो फीवर और हेपेटाइटिस ए पीछे रह जाती है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोलरा रिलेटेड एरिया मेंशन नहीं है तो। फिर कंपलसरी वैक्सीन, अच्छा अफ्रीका के लिए, अगर आप अफ्रीका जा रहे हैं, उसके बाद आता है अफ्रीका अगर आप जा रहे हैं, आपने अपने पैथों में भी देखा होगा बहुत सारी डिजीज़ का मेंशन होता है, तो इसमें जो येलो फीवर की वैक्सीन है दैट इज़ कंपलसरी, तो ये आपने याद रखना है।
ठीक है, वंस इंजेक्शन IM। अब वैसे इंडेमिक एरियाज़ के लिहाज से जो मलेरिया कॉलरा, अगर कॉलरा वाले एरिया में जा रहे हैं, मलेरिया वाले में जा रहे हैं, या फिर आप जिस एरिया के जा रहे हैं, और अफ्रीका के लिहाज से ख़ास येलो फीवर के लिए देते हैं, जो वैसे इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन अफ्रीका अगर आप जा रहे हैं तो आपको देनी होती है। फिर ये हज के लिए पूछते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन आपने देनी है, ठीक है। और इसका आपने याद रखना है कि सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड मोर देन 3 years, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन आपने देनी है और रिकमेंडेड फॉर ऑल एजेस अबव 6 months, ठीक है। और पोलियो का है कि ट्रेवलर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज शुड रिसीव अ सिंगल डोज ऑफ ऑरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई हुई 3 वैक्सीन्स का, इनका आपने याद रखना है। इसमें भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल कौन सी आती है, हेपेटाइटिस A, B, टेटनस एंड निमोनिया। फिर आपने ये कुछ डेफिनेशंस बताई हुई है, वॉयल एम्प्यूल डाइल्यूटेंट्स, इनका आपने देख लेना एक दफ़ा, इनकी डेफिनेशंस। और फिर वैक्सीनेशन बिफोर मैरिज, जैसे मैंने पहले बात की थी, उसमें आती है रूबेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है टेटनस टॉक्सॉइड, जो हर जगह टेटनस की वैक्सीन घुसी हुई है, यहाँ पे भी है। फिर हेपेटाइटिस B, बिकॉज ये भी टूवर्ड्स फीटस स्प्रेड हो सकती है, और ये हेपेटाइटिस में ज़्यादा वायलेंट भी यही होता है। और D भी तभी होता है जब B से इन्फेक्शन पहले हुआ हो, तो ये B मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेटनस है एंड रूबेला। सो बस EPI स्केड्यूल एक दफ़ा डिस्कस करने वाला रह गया, और ये आगे पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी का चार्ट आपने एक दफ़ा देख लेना है। सो मैक्सिमम चैप्टर वी हैव कवर्ड, सो जस्ट EPI स्केड्यूल रह गया, सो दैट वी विल एंड इन द नेक्स्ट पार्ट।